Hello guys, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, as you know that this video is related to your class 9th third chapter poverty a challenge. Today's topic is causes of poverty. Guys, आपका जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर का वो causes of poverty. गरीबी के क्या कारण थे कि क्या कारण हैं, मतलब कि गरीबी के कौन कौन से कारण हैं जो गरीबी को कांटेन रूप से बनाए रखे हैं, यानी गरीबी को बरकरार रखने के कौन कौन से कारक हैं। तो देखते हैं कि इंडिया की बात करें, यानी अपना जो भी सिलेबस है, यानी जो भी चैप्टर है आपका, वो अपने खुद इकोनॉमी के से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो इंडिया की बात करें, देयर वर ए नंबर ऑफ काजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। कह रहा है कि यहाँ बहुत से ऐसे कारण हैं जो इंडिया की पॉवर्टी को बहुत वाइड स्प्रेड बनाए हुए हैं, यानी एक बहुत विस्तार रूप में बरकरार रखे हैं, यानी इसको एक प्रकार से पॉवर्टी के विशेष साइकिल में एक उसको कंटेन रूप से उसमें जकड़े हुए हैं। यानी वाइड स्प्रेड पॉवर्टी के एक कारक नहीं है, इससे कई कॉजेज हैं। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो इनकम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि एक ऐतिहासिक इसका कारण ये है कि इसका लो लेवल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना रहा वह ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण था। यानी कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल पुराने समय का अगर रीजन देखें तो उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो लेवल इसलिए होना था क्योंकि ब्रिटिशियन उस समय जो थे अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत था। यानी पुराने अगर इतिहास उठाकर देखते हैं, इतिहास में जाते हैं तो क्या पाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी कि जो अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक प्रशासन तंत्र थी, उसके तहत हम लोग, उसके अंडर हम लोग जो है उनकी इस गुलामी को एक्सेप्ट किए थे। तो इसी कारण से हम लोग, एक ये कारण है कि हम लोग पॉवर्टी में बने हुए हैं। द पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल्स। क्योंकि ये जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ब्रिटिशियन का, उनका ये स्ट्रेटजी था कि यहाँ पर अपने इंडिया में जो भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, यानी टेक्सटाइल थे, इंडस्ट्रीज़ थे, उनको डिस्करेज्ड कर दिए, डिस्करेज्ड किए। और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, जो कि इंडस्ट्रीज उनके यहाँ, यानी वहाँ ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज जो स्थापित किए थे, यहाँ से कच्चा माल ले जा कर के और रॉ मटेरियल के रूप में उसको मैन्युफैक्चर करते थे और कोई गुड्स प्रोवाइड करते थे, नया कोई रूप देते थे किसी वस्तु का, यहाँ ला के जो है उसको बेचते थे। तो ये जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था ब्रिटिश का, यही था, उनकी पॉलिसी थी। यहाँ की रॉ मटेरियल को जो है कर के रूप में 1/10वां भाग या जो पार्ट इम्पोज करके यहाँ से ले जाते थे और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम ला करके महंगे दामों पर अपने इंडियन इकोनॉमी में बाज़ार में बेचा करते थे। ये उनका औपनिवेशिक नीति था, यानी कि यहाँ का कच्चा माल को शोषण करके बिना किसी वैल्यू के, प्राइस के, और वहाँ ले जा कर के मैन्युफैक्चर करके वही यहाँ के से उत्पादित कच्चे माल से जो वहाँ अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते थे, यहाँ ला कर के ऊँचे दाम में बेचते थे। तो यही उसके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, यानी अंग्रेज़ों की नीति यही थी, यहाँ से कच्चा माल का शोषण करके वहाँ से निर्मित ऊँची दाम पर वस्तुओं को या ला करके भारतीय बाज़ार में बेचना। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1980s। लो रेट जो ग्रोथ रेट इसका परसिस्टेड रहा, बना रहा 1980 तक, जब तक था तब तक लो ग्रोथ रेट था। दिस रिजल्टेड
इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। इसका परिणाम क्या हुआ कि लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और जो जीडीपी थी वो ग्रोथ रेट बहुत कम हुई, जिससे लोगों की इनकम कम आई। जब लो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी भाई तो ऑटोमेटिकली है कि ग्रोथ रेट लोगों का कम होगा। जब लोगों का ग्रोथ रेट कम होगा तो इंडिया का भी जीडीपी या जीएनपी भी डिक्रीज़ होगा। इससे जब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हुई तो जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि इनकम ही कम है। दिस वाज accompanied by a high growth rate of population। या इसलिए दिस वाज accompanied या इसलिए साथ साथ हुआ बाई ए हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का भी एक यहाँ कारण बता रहा है कि हाई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता रहा, इसलिए ऐसा हो गया। यानी हाई ग्रोथ रेट की वजह से लो ग्रोथ रेट और इनकम जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम हुई। द टू कंबाइंड टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। यानी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होना और इनकम जॉब अपॉर्चुनिटी और इनकम भी कमाना, एक टू कंबाइन यहाँ बता रहा है ये कॉजेज़ है जो कि इंडिया को लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम पर बनाए रखा। यानी जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रही, लेकिन जो आय स्तर था वो उसी पर बना रहा। यानी बहुत कम या तो बहुत कम इंक्रीज रेट से बढ़ा पॉपुलेशन की तुलना में, या तो इनकम लेवल बहुत कम इंक्रीज से बढ़ा या तो वहीं पर कंटेन रहा, बरकरार रहा। तो इस पर क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इसके दो जो है कॉजेज हो रहे हैं, तो जो कि भारत को पॉवर्टी लाइन के बेलो बनाए रखे हैं, यानी विशेष सर्कल पॉवर्टी लाइन में उसके दुष्चक्र में फंसाए रखे हैं। तो पॉवर्टी का यहाँ पर भी टू रीज़न बताया गया कि लो इनकम लेवल या पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट था वो रैपिडली थी। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। दोनों को कंबाइन करके अगर देखते हैं तो अपने इंडिया का जो इनकम लेवल था पर कैपिटा इनकम वो कम था, इसलिए ग्रोथ रेट भी कम आई। यानी ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत लो था, क्योंकि लोगों को इनकम को ही इंक्लूड करके ही जीडीपी और जीएनपी हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, है ना। द फेलर, अच्छा बेटा, ये जीडीपी जीएनपी का कॉन्सेप्ट आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत इसेंशियल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जीडीपी जीएनपी को अभी आपको बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अपर क्लास में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। इतना समझिए कि ऑल द पीपल ऑफ एनी नेशन, इफ़ द इंक्लूड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इनकम, दैट इज़ कॉल्ड द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। The failures of both the front promotion of economic growth and population control perpetuated the cycle of poverty। कह रहा है कि दोनों कॉजेज़ के फेलर होने से, दोनों फैक्टर के फेल होने से इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया का लो रेट से बढ़ रहा था और पॉपुलेशन जो इंक्रीज रेट से बढ़ रहा था, दोनों के फेलर होने से फ्रंट पे ये आपका कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसको कंट्रोल बनाए रखने के लिए नियंत्रित, कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इसको बनाए नियंत्रित मतलब इस इकोनॉमिक ग्रोथ लो लेवल और पॉवर्टी का जो इंक्रीजिंग रेट था वो बहुत रैपिडली स्पीड था, तो इसको पॉवर्टी साइकिल को बनाए रखा, इसको नियंत्रित रखा कि इसको इसी रीजन से पॉवर्टी काजेज बनी रही। विद द स्पीड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इरिगेशन वैसे अगर देखें तो ऐसी बात नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट समय बीतने के साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट के लिए सोची और कई सेक्टर में वो सोशल ओवर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ का स्टेबलाइजेशन किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इफेक्ट में लाया गया, मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट किए गए
बट द इफ़ेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ इसका प्रभाव अभी भी सीमित है इंडिया के कुछ पार्ट में। जो इनका इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ग्रीन रेगुलेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी जो एग्रीकल्चर में प्रोवाइड किया गया, फिर भी कोई ऐसा बहुत पार्ट है इंडिया का जहाँ पर इसका प्रभाव बहुत सीमित ही असर आया, यानी बहुत ही कम इफेक्ट लाया। वहाँ पर अभी गरीबी बरकरार ही है, यानी वहाँ पर इनका प्रभाव कम पड़ा। ग्रीन रेगुलेशन का, इरिगेशन का, जॉब अपॉर्चुनिटी का इनका प्रभाव कुछ भारत के पार्ट में कम ही आया। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट का, यानी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेबलाइज होती है इंडस्ट्री या फैक्ट्री, तो वहाँ पर और प्राइवेट सेक्टर, अगर जो वहाँ प्राइवेट के खुद इंडिविजुअल पर्सन या फैमिली के जो मेंबर होंगे वो अगर ओनर हैं, उनके द्वारा स्टेबलाइज किया गया, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री है। तो बोथ की बात कर रहा है, यानी ये पब्लिक सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट स्टेबलाइज फैक्ट्री इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दोनों हुए। डिड प्रोवाइड सम जॉब, दोनों कुछ कुछ जॉब प्रोवाइड किए, बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर। तो सभी जो जॉब खोजने वाले हैं, यानी जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, खोजने वालों को ऑब्जॉर्व अच्छी तरह से नहीं कर सकी, यानी कर पाई। अनएबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, प्रॉपर जॉब सिटीज़ में असमर्थता होते हुए मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शास पुलर, यानी सिटीज़ में जॉब की जो डिमांड थी वह प्रॉपर रूप में सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करा सकी। तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोग रिक्शा पुलर हो गए, रिक्शा खींचने वाले बन गए, रिक्शा साइकिल वाली जो खुद चलाने सवारी को ढोने लगे, वेंडर्स हुए, विक्रेता बन गए, व्यापारी बन गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पर जो है मजदूर और मिस्त्री बन गए, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए, डोमेस्टिक चोर्स पर, डोमेस्टिक वर्क पर कुछ लोग घरेलू वर्क में लग गए। विथ इर्रेगुलर स्मॉल इनकम, इसके साथ साथ जो अनियमित स्मॉल इनकम पर काम करने लगे, these people couldn't afford expensive housing, they started living in slum on the outskirts of the cities, and the problems of poverty, largely a rural phenomenon, also become the feature of the urban sector। कह रहा है कि अनियमित और मिनिमम इनकम के साथ साथ ये पीपल हाउस बनाने के लिए, अपने घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, या हाउस कहीं रेंट पर रह रहे हैं तो उसको अफोर्ड करने के लिए इतनी महंगी हाउसिंग को सह सकने, यानी उसको बर्दाश्त कर नहीं सके। दे स्टार्टेड, यानी घर नहीं बनवा सके, दे स्टार्टेड लिविंग स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। उसको कहीं किनारे, बॉर्डर पर, कहीं किनारे सरहद पर, वहाँ पर जो है गंदे बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिए। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इसका रीज़न क्या था, वो गरीब थे, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक्सपेंसिव हाउसिंग को वो कंस्ट्रक्शन करा सकें, क्योंकि उनके पास इतना स्मॉल इनकम था, वो भी इरेगुलर था, परमानेंट जॉब नहीं मिलता था कभी, तो क्या करे, वो घर भी नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट उनके पास था कि वो खुद जो है घर अपना जो है ज़मीन खरीद के वो कंस्ट्रक्शन करा सके। तो क्या हुआ, वो स्लम एरिया में रहने लगे, यानी कि शहर से बाहर कहीं गंदी बस्तियों में वो अपना जीवन यापन परिवार को लेकर करने लगे। तो ये सब क्या है, ये दिखा रहा है कि इनकम भी कम होना, पॉपुलेशन का बहुत इंक्रीजिंग रेट रैपिडली इंक्रीज होना, और लो लेवल इनकम होना, तो ये सब वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपने बेसिक नीड्स को, जो फैमिली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जो इसेंशियल और सर्वाइवल वेलबींग के लिए है, बहुत इम्पॉर्टेंट है जीविका यापन के लिए एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किसी ढंग से वो गंदी बस्तियों में कहीं शहर के बाहर रह रहे हैं। तो ये भी पॉवर्टी का एक और, पॉवर्टी को बनाए रखने में ये भी कारक बन रहा है। लार्जली रूरल फेनोमेनन, अगर एक बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र का अगर मानसिकता लिया जाए, फेनोमेनन देखते हैं, तो ये भी एक अर्बन की तरह, सेक्टर की तरह, ये भी वहाँ पर ऐसा गरीबी का दुष्चक्र बना हुआ है। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी, दूसरा एक और फीचर देखने को मिलता है जो गरीबी को बनाए रखा है, यानी गरीबी का एक कारक है,
वो क्या है, अपने इंडियन इकोनॉमी में ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़ है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में आय असमानताएं देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर पॉपुलेशन तो जो रैपिडली स्पीड से इंक्रीज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनकम का इतना कम होना, और इनकम का कम के साथ साथ अगर इनकम का जो स्टैंडर्ड लेवल है, अगर देखते हैं लेवल है तो कहीं बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम है। तो इनकम का जो ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़ है, ये भी एक कारक को बनाए रखने में इसको इंटेंसिव दे रहा है, यानी इसको और पोटेंशियल कर रहा है, यानी उसको और प्रबल बना रहा है, इसको पॉवर्टी को इरेज नहीं कर रहा है, इसको बरकरार रखा है, बनाए रखा है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। एक और भी जो प्रमुख कारक है या रीज़न है वो क्या है, जो क्योंकि अपना इंडिया क्या है बेटा, कृषि प्रधान है, ठीक है, फार्मिंग सेक्टर से अधिक इसकी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी एग्रीकल्चर के यहाँ पर फार्मर अधिक हैं, 70% के अबव यहाँ पर खेती होती है, यानी कि कृषि क्षेत्र की बात करें तो 70% है, इससे दाता है, लोग खेती से ही रोजगार इनको मिलता है। तो यहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, इनइक्वल है, यानी साइज जो मिलना चाहिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है, गरीबों को अधिक जनसंख्या को कम लैंड, कम साइज का एरिया का लैंड, और जो कम धनी लोग हैं, कम जनसंख्या जिनकी है, उनको बहुत अब्रॉड, बहुत ह्यूज साइज का लैंड एरिया प्रोवाइड किया गया है। यानी 90% अगर मान लीजिए जनसंख्या गरीब तबके से बिलोंग करती है, उनको 1 हेक्टेयर से कम लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और जो 10% जनसंख्या जो धनी है उनको 5 हेक्टेयर के अबव या 10 हेक्टेयर के अबव उनको लैंड का एरिया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये भी एक लैंड जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी एक कारक है। डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इशू इन द मीनिंगफुल मैनर। इसके बावजूद बहुत सी नीतियाँ लाई गई, फिर भी हम लोग हद तक इसको टैकल करने में इस मीनिंगफुल मैनर को, जो इशू है, मीनिंगफुल जो इशू है, इसको टैकल करने में अभी हद तक नहीं समर्थित हुए हैं। मेजर पॉलिसीज इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम्ड द redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly। कह रहा है जो मेजर पॉलिसी है, इनिशिएटिव, तो जो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है लाइक लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म जो क्या है, एक मेजर पॉलिसी तो है ही, लेकिन इनिशिएटिव है, ठीक है, और इसके बाद भी विच एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन रूरल एरियाज। तो ये मेजर पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लाई गई, और लैंड रिफॉर्म को एक एम्ड बनाया गया कि जो जिनके पास मार्जिनल फार्मर हैं या स्मॉल फार्मर हैं या लैंडलेस फार्मर हैं, उनको लैंडलॉर्ड से जिनके पास अधिक ज़मीन है उनसे लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हुए एक इक्वलिटी लाए इकोनॉमी में, यानी एसेट का जो लैंड एसेट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। हैव नॉट बीन इम्प्लीमेटेड प्रॉपरली, उसको सही से नहीं इम्प्लीमेटेड किया गया है, उसको सही से कार्यान्वित, हैव नॉट बीन इम्प्लीमेटेड प्रॉपरली, उसको सही से नहीं इम्प्लीमेटेड किया गया है, उसको सही से कार्यान्वित नहीं किया गया, एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये अधिक रूप से प्रभावित रूप से गवर्नमेंट, जो राज्य के गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा अधिक इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली ढंग से नहीं किया गया है। सिंस लेक ऑफ लैंड रिसोर्स हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, प्रॉपर इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। तो since lack of the land resources has been one of the major causes of poverty in India। एक तो लैंड का जो एरिया है, साइज है, पॉपुलेशन की तुलना में बहुत कम है, पॉपुलेशन अधिक, अगर लैंड एरिया की साइज पर पर्सन देखें तो बहुत कम, तो ये भी एक पॉवर्टी का एक मेजर काजेज बनता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंशन ऑफ पॉलिसीज कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ रूरल पुअर।
तो प्रॉपर रूप से जो इम्प्लीमेंशन होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी का, कि कैसे लैंड रिफॉर्म किया जाए, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ द रूरल पुअर, जिससे कि जो रूरल पुअर के लाखों लोग थे उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था, लेवल था, वो इम्प्रूव हो सकता था। सही से अगर क्रियान्वयन किया गया होता तो सही, तो लाखों रूरल पुअर का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो इम्प्रूव किया जा सकता था। उनका इम्प्रूवमेंट लाइफ स्टैंडर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से, लैंड रिफॉर्म से वो लाइफ स्टैंडर्ड उनका इम्प्रूव किया जा सकता था। Many other social, cultural and economic factors also are responsible for poverty. बहुत से ऐसे सोशल कल्चरल हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, वो पॉवर्टी को बनाए रखने में रिस्पॉन्सिबल हैं, वही कॉजेज़ हैं इन अदर टू फुलफिल सोशल ओब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज। बहुत से ऐसे अभी भी ट्रेडिशनल मेंटालिटी है, यानी उनका जो एक ट्रेडिशनल फिनोमिनन है कि सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक जो ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन हैं यानी कर्तव्य हैं, एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज़, और बहुत से ऐसे धार्मिक सेरेमनी हैं उनको लेते हुए लोग भारत में जो हैं, चाहे वो पुअर तबके से बिलोंग करते हैं चाहे रिचेस्ट फैमिली से, उनको करना ही होता है, क्योंकि उनकी जो फिनोमिनन है यानी जो मेंटालिटी है वो क्या है, मैथोलॉजी है, वो उनका यही है कि उनको जो भी ओब्लाइगेशन है सोशल का और जो भी रिलीजियस सेरेमनीज़ है वो किसी ढंग से उनको करना ही होता है, उनको वो सेरेमनी मनानी पड़ती है। तो इसके लिए भी इंडिया में पॉवर्टी के लिए लोग जिम्मेदार हैं। स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, जिस पर एक बहुत लॉट ऑफ मनी स्पेंड हुआ करती है। स्मॉल फार्मर नीड मनी टू बाई एग्रीकल्चरल इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। तो चाहे स्मॉल फार्मर हो चाहे वो मार्जिनल फार्मर हो, तो उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए और जो भी खेतों में लगनी चाहिए, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं उनको भी परचेज करने के लिए उनको क्या होना चाहिए, कुछ कैपिटल इनपुट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, कहने तो पुअर पीपल के लोग जो स्मॉल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, वो अपना जीवन अस्तित्व बनाए रखने में ही लगे रहते हैं, उतना ही कर पाते हैं। उनके लिए कुछ सेविंग करना बहुत हार्डली होता है। दे बारो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो जो ये डेप्ट ले करके, लोन ले करके, या जो भी डेप्ट लेते हैं स्मॉल फार्मर बड़े किसानों से या लैंडलॉर्ड से या कहीं और इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, तो उनको रीपे करना बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। रीपे नहीं कर पाते हैं हार्डली, क्योंकि उनके पास इनकम ही इतना है कि वो सर्वाइव करने में ही ख़त्म हो जाता है। तो जो बारो किए रहते हैं वो रीपे करने के लिए नहीं एबल हो पाते, अनेबल होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है, तो पॉवर्टी पहले से ही पुअर थे, पॉवर्टी के साइकिल में फंसे थे और भी पुअर हो जाया करते हैं। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, इसलिए वो विक्टिम होते हैं, यानी वो विक्टिम मीन्स होता है बेटा, अरे बाढ़ से जैसे लोग क्या होते हैं, अरे परेशान हो जाते हैं, तो और भी वो ऋणग्रस्तता में वो बंध जाते हैं और गरीब होता जाता है। यानी एक लोन लेकर के खेती किया तो लोन नहीं अगर रीपे कर पा रहा है तो एक और लोन लेना पड़ता है उसको रीपे करने के लिए, लोन को भरने के लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। तो क्या होते हैं, तो दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, ऋणग्रस्तता में वो और परेशान होते जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज़ बोथ द काज ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो हाई लेवल जो इंडेप्टनेस उनकी बनी रहती है, तो इसका ये भी एक पॉवर्टी को प्रभावित करने का एक कारक बनता है कि गरीब तो है ही, लेकिन अगर वो डेप्टनेस क्रिएट करता जा रहा है तो ये बोथ काज हो जाता है। तो ये आज का यहाँ तक टॉपिक था। कल आपका बेटा टॉपिक रहेगा एंटी पावर्टी मेजर्स, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका
इसके बाद एक और भी टॉपिक रहेगा, द चैलेंजेस अहेड। तो आपका आफ्टर टुमारो ये आपका जो लेसन है पॉवर्टी या चैलेंज फिनिश होगा। तो बेटा जो भी ना समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन you must ask with me and share to your problem without any hesitation and shame.